नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस समय बात अगर करें दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हो रही है। राजधानी दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक का मत प्रतिशत आपको बताएं तो कुल मिलाकर 33.31% मतदान अभी तक हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं अभी तक बात अगर की जाए 40.55% मतदान 3 बजे तक का ही अपडेट आंकड़ा आपको बता रहे हैं। तो वहीं दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा अपडेट। सेंट्रल दिल्ली में 43% वोटिंग हुई है। ईस्ट दिल्ली में बात अगर की जाए 47.09% वोटिंग हुई है। और साथ ही ईस्ट दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 47.09% वोटिंग हुई है। अब ऐसे में बात अगर कर ली जाए तो नॉर्थ दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 46.31% वोटिंग हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 52.73% वोटिंग हुई है। तो वोटिंग जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है। अब शाम होते होते ये जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 46.81% मतदान और 46.55% बात अगर करें तो राजधानी दिल्ली में कुल वोटिंग जो है ओवरऑल अभी तक हो पाई है। सेंट्रल दिल्ली में 3 बजे तक 43.45% मतदान अभी तक हो चुका है। तो अब राजधानी दिल्ली में अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में वोटिंग लगातार जारी। आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी मुकाबला दिखाई देता है। तो वहीं तीसरे कॉर्नर में कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कांटे की टक्कर कहें तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भी नजर आ रही। तो दिल्ली में वोटिंग लगातार जारी है। बात अगर की जाए राजधानी दिल्ली में चुनाव, अब बात करें तो चुनाव हो रहा है। अब जनता जो अपनी सरकार चुन रही है, ऐसे में अब चुनाव अधिकारी का क्या कुछ कहना, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। Casting of one's vote is not only exercising of your democratic right, but it's also a moral responsibility of the citizens of this country. And I will request all citizens of the country to come forward and exercise their franchise. Thank you. तो दिल्ली में वोटिंग लगातार जारी है। अब ऐसे में तमाम जनता के मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए जनता जो है वो अपना वोट कास्ट कर रही है। और इसी के साथ तमाम नेताओं की, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होती जा रही है। शाम अगर बात करें तो शाम तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो फाइनल तरीके से सामने आ जाएगा। कितना प्रतिशत वोट कास्ट हुआ है राजधानी दिल्ली में भी देखने की बात है। लेकिन अभी वोटिंग लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में जो मुद्दे चुनाव का केंद्र बने रहे, पानी की अगर बात कर ली जाए, सड़क को लेकर अगर बात कर ली जाए, अब ऐसे में जो तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दे उठाए गए कि जो काम उन्होंने किए हैं, जो उपलब्धियां उन्होंने गिनाई, शिक्षा को लेकर बात अगर की जाए, अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर दावा ठोकते नजर आए आम आदमी पार्टी की। इन बलबूते पर आम आदमी पार्टी ने जनता से वोट मांगे। लेकिन देखने की बात यह है कि कट्टर ईमानदारी का एक जो टैग आम आदमी पार्टी खुद को देती है, क्या जनता की नज़रों में वो टैग आम आदमी पार्टी के पास है? अब ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। आज जो जनता किस्मत लिख रही है अपने हाथों से सभी नेताओं की राजधानी दिल्ली में, वो 8 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने किसके भाग्य में क्या लिखा है। अब दिल्ली की जनता आज जनार्दन होने का कर्तव्य निभा रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जनता की किस्मत जो है वो अब देखने की बात है कि किस तरीके से बल खाती है। क्योंकि यहाँ पर नेताओं की जो किस्मत है आज जरूर ईवीएम में कैद हो रही है। और साथ ही साथ अब बात अगर की जाए लोकतंत्र की, ये खूबसूरत तस्वीर है कि जब जनता अपने नेताओं को खुद अपनी उंगलियों पर चुनती है। और साथ ही साथ अब ऐसे में आज तमाम राजनेताओं की जो किस्मत है वो जनता की उंगलियों पर ही है। क्योंकि अभी राजधानी दिल्ली में वोटिंग लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी और साथ ही कांग्रेस भी इस चुनावी मैदान में पूरे जोर शोर से नजर आ रही है। तो चुनाव कड़ा है, अब परीक्षा की घड़ी है, जाहिर सी बात है। क्योंकि अब ऐसे में राजधानी दिल्ली का चुनाव है, देश की राजधानी का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं पूरे तरीके से जोर आजमाइश करने के बाद आज ये परीक्षा, जिसमें जनता की तरफ से जो सवाल अभी तक पूछे गए, जवाब जनता को मिले, उसके बेस पर जनता जो है वो आज नेताओं के खाते में नंबर जोड़ती जा रही है। लेकिन किसको जनता पास करती है, किसको फेल करती है, किसको स्वीकार करती है, किसको नकार देती है, अभी 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल राजधानी दिल्ली से अगर आपको बताएं तो विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। और साथ ही साथ ये तस्वीरें खूबसूरत हैं जब इस तरीके से चुनाव होता है और जनता अपने प्रत्याशियों को चुनती है।
अपने नेताओं की किस्मत का फैसला करती है। अब ये चुनावी बेला है जो कि नजर आ रही है राजधानी दिल्ली में, और साथ ही अब इस चुनावी बेला के बीच में अब जनता के पास एक सुनहरा मौका भी है अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने का, और हमारा लोकतंत्र इसकी आज़ादी देता है, और वही आज तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में बात करें, चर्चा बेहद ज़्यादा लाजमी हो जाती है क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सचिन शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, प्रियंका राणा हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राकेश सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, और विश्वेंद्र कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले विश्वेंद्र जी, राजधानी दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव, अब ऐसे में मुद्दों की भरमार है। आपकी नजरों में अगर की जाए एक पत्रकार के तौर पर, किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव को देखते हैं? क्योंकि एक कट्टर ईमानदार होने का टैग जो आम आदमी पार्टी खुद पर लगाती है, क्या जनता की नजरों में भी वो नजर आता है धरातल पर? देखो बसंत जी, विशेष बात है जो इस समय चुनाव दिल्ली में चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। दिल्ली की जो तस्वीर 30 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, आज में फर्क पड़ा हुआ है। भारत की राजधानी है दिल्ली, और भारत की राजधानी की तस्वीर भव्य ना हो तो उसकी क्या वैल्यू है? तो भव्य तस्वीर कुछ धुंधली हुई है पिछले कुछ सालों में, वो क्या कारण रहे हैं वो आप सब जानते ही हैं। ये हम कहना चाहेंगे यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी ने अच्छी जनता के हित में काम किए। मान ली बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते पत्रकार होने के नाते। जनता जो चाहती है वो चीज़ दे दी उनको, लेकिन सड़कें भी चाहिए, पानी शुद्ध भी चाहिए, स्वच्छ भी चाहिए, खाना भी शुद्ध चाहिए, और कूड़े के ढेर भी खत्म चाहिए, प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए, और सुंदरता हरियाली हो वो भी चाहिए। तो वो भव्य तस्वीर दोबारा से हम दिल्ली की चाहते हैं देखना, वो चाहे केजरीवाल करे या भारतीय जनता पार्टी। इसमें आपने पूछा भी किस प्रकार से क्या संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में अच्छी लड़ाई लड़ी है और जनता के साथ, जनता के मुद्दों के साथ जुड़ी है। तो जनता के मुद्दे बहुत सारे रहे हैं, जो जनता सड़क पर आई उनका सहयोग किया है। तो उन मुद्दों के साथ जुड़ने से जनता भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक पहुंची, ऐसा हमने महसूस किया है। बहुत सारे मुद्दों पर, चाहे महिलाओं का हो, झुग्गी झोपड़ी का हो, या जो किसान का भी, दिल्ली में किसान थोड़ी कम संख्या में है पर उसके बावजूद भी किसान के मुद्दे रहे हैं, वो भी एक मुद्दा था। मैं छोटी घटना याद दिला दूँ, दिल्ली में किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा है, उसके अध्यक्ष विनोद सहरावत जी है। तो विनोद सहरावत जी ने कई आंदोलन किए, छोटे और बड़े, किसानों की रक्षा के लिए, किसानों के हित के लिए, जिनमें वो 40 दिन से ज़्यादा भी एक बार रात और दिन वहाँ ठंड में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के आवास के बराबर में वहाँ आंदोलन कर रहे थे। ऐसे उन्होंने कई आंदोलन किए, जनता ने आवाज़ उठाई। ऐसे झुग्गी झोपड़ी ने किए, ऐसे महिला मोर्चे ने किए, और ऐसे ही अन्य विघ्न किए भारतीय जनता पार्टी के। तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है, क्योंकि जनता अच्छा चाहती, क्योंकि अच्छा मिले और परिवर्तन चाहती, तो उसकी उम्मीद है। तो ऐसा होना भी चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि भव्य दिल्ली हो, वो केजरीवाल करे या भारतीय जनता पार्टी करे। उम्मीद अब भारतीय जनता पार्टी पर जनता कर रही है कि 10 साल उसको देख लिया। क्योंकि भूल नहीं सकते, शीला दीक्षित जी का जो कार्यकाल था वास्तविक बहुत ही शानदार था। दिल्ली सुंदर थी, स्वच्छ थी, बहुत अच्छे विकास कार्य हुए थे। उससे पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी रही, तब भी अच्छी पोजीशन थी। तो इस दौर में 10 साल में जनता को डायरेक्ट तो मिला है, फ्री पानी, फ्री बिजली या फ्री बस यात्रा, वो तो मिली है, अच्छी बात है, जनता चाहती है ये चीज़। लेकिन दिल्ली का स्वरूप भी चाहती है अच्छा है, क्योंकि भारत की राजधानी है, ये ज़रूरी है। और स्वच्छ पानी जो यमुना नदी का होना चाहिए, जो एक चर्चा हुई थी, बात हुई थी कि मैं जनता में ये गोता लगाऊंगा इतने टाइम के अंदर अंदर, तो वो नहीं हो पाया। ये कुछ कमजोरियाँ रही है, उनकी भी जरूरत थी। चलिए ठीक है, और विक्रमजीत पाछे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। सर बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। अब विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है और तमाम सवाल है। अब ऐसे में उन्हीं सवालों के जो जवाब अभी तक जनता को दिए प्रचार प्रसार के माध्यम से, उसी पर जनता आज अब नंबर भी दे रही है। बात है आप भारतीय जनता पार्टी की करें, आम आदमी पार्टी के सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं, जल्द आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चर्चा का दौर लगातार जारी है। विक्रमजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ऐसा आपके पास आना चाहूंगा, और राज्य विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव, आप भी कहते हैं कि मेन जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी से है। अभी जितना आकलन आपने किया उस हिसाब से आपने अपनी सीटें खुद भी घटाई कि हो सकता है कि सीटें घट सकती हैं। क्या ये डेंट है आम आदमी पार्टी की छवि पर जो राजधानी दिल्ली में लगा है? आपको भी बसंत शर्मा जी, सभी मेरे को पैनलिस्ट जो बैठे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, आम आदमी की पार्टी की छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत पहली बार हुआ होगा, सारे हमारे राजनीतिक मान्य विशेषज्ञ बैठे हैं
कि जहां पे 1 रुपए की रिकवरी भी नहीं है, वहां पे कोशिश किया कि आम आदमी पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप को अंदर भेजा जाए। और कोविड का भी समय रहा इस समय के दौरान, और पूरी कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी जो शरण स्थली है करप्शन करने वालों की, बहुत बड़ी लिस्ट है, क्या नाम लूंगा, हेमंत बिश्व शर्मा से शुरू कर लें अगर हम, छगन भुजबल के वगैरह, तो उस जब उनको लोगों को लगा कि ये तो करप्शन करवाने वालों की एक शरण स्थली है, करने वालों की, तो आम आदमी पार्टी इसको कटघरे में खड़ा करती थी। तो इन्होंने छिंटे मारने की कोशिश करी। चलो वो एक, अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, उससे डेंट पाने की कोशिश करी। फिर आपने देखा होगा पुलिस का लगातार दुरुपयोग, इलेक्शन कमीशन एक तरफा होकर ही चलता रहा है, आज भी हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह पैसे, बूट और लगातार जो है जी अलोकतांत्रिक क्रियाएं की हैं, इलेक्शन कमीशन का चुप रहना, ये काफी कारण हैं जिसके कारण केजरीवाल जी ने भी कहा कि 55 सीटें हमें आ रही हैं, हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं, जो आज अब तक की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सीटों पे कड़ा मुकाबला भी जो बताया गया है ग्राउंड लेवल के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही हैं। लेकिन जैसे केजरीवाल जी ने कहा, बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बहुमत के साथ सरकार फिर दोबारा आम आदमी पार्टी की आ रही है, क्योंकि हर जो सीट का जब हम आंकलन कर रहे हैं बैठ के सुबह से, और अभी काफी बड़ी गिनती में भी मतदान हो रहा है, कई जगह रोकने की कोशिश भी हुई, कई जगह इन्होंने भीड़ ले जाके थोड़ा गुंडागर्दी जो इनकी आदत है वो भी की, पर उसके बावजूद भी जो है जी हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं। और जब सुबह से हमने देखा जाके बूथ के ऊपर, तो बहुत अच्छी रौनक आम आदमी पार्टी के बूथों पे थी, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा, और कांग्रेस के मुकाबले। तो ये तो नजर आ रहा है कि सरकार बनने जा रही है। हाँ, इस चीज से मैं अपने राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे, जो कुछ पॉइंट रह गए थे उसको केजरीवाल जी ने भी बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया। मैंने भारत के इतिहास में पहली बार देखा है ये। हाँ। एक राजनेता ने, मैं इसलिए नहीं कि मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कह रहा हूं, पर ये एक आप भी देखिएगा, पीछे ध्यान दीजिएगा, कभी किसी नेता ने ईमानदारी से आके ये स्वीकृति नहीं की कि ये कुछ 3 पॉइंट रह गए थे जिनके ऊपर हम अगली बार काम करेंगे। उसके अलावा भी हमने आम आदमी को राहत देने की कोशिश करी, दिल्ली की जनता को राहत देने की कोशिश करी, जो उसको बहुत जरूरी था। अगर देखा जाए तो जो टैक्स की कलेक्शन है, अब जीएसटी के कारण केंद्र के पास ही है, स्टेट्स के पास जो सोर्सेज होते हैं, हमने दिल्ली का बजट भी बढ़ाने का काम किया। हमने साथ साथ दिल्ली के लोगों को लगातार इस जो राहतें दी, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित हुई। तकरीबन 25,000 रुपये महीना का हमने उनको राहत दिया। चलो आप कहोगे चुनाव प्रचार की वाली बात नहीं है, पर यह सच्चाई भी है। अगर हम फ्री बिजली दे रहे हैं तो उनका 5,000 रुपये महीने का, 4-5,000 रुपये महीने का लगातार फायदा हो रहा है। 200 यूनिट के ऊपर 50% आगे जो हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो जहां जहां ये देखा गया। अच्छा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा भी कोई नहीं था, मोदी जी का ही नाम लेते रहे। और दूसरी जो सबसे अहम बात आपने देखी होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे इतनी मजबूत होती ना, तो हमारे रिजेक्ट किए हुए एमएलए को, या ग्राउंड लेवल पे जिस तरह की रमेश बिधूड़ी जी भाषा इस्तेमाल करते रहे अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, या प्रवेश वर्मा जी जिस तरह की बातें करते रहे, कैसी गाली गलौज करते रहे, वो चीजें ना होती। क्योंकि जो पार्टी कंफर्टेबली अगर पोजीशन में होती है ना जी, कंफर्टेबल पोजीशन में, वो फिर इस तरह की हरकतें नहीं कर रही जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से लेकर आज तक, बिल्कुल अब तक भी कर रही है। चलिए ठीक है विक्रम जी, चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। सचिन शर्मा हमारे साथ इस समय पैनल स्टूडियो में मौजूद है। तो सचिन जी, एक बात कही यहाँ पर विक्रमजीत जी ने कि अरविंद केजरीवाल, सर लौट रहा हूं आपके पास, कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे पूरे नहीं किए वो खुद स्वीकार किया। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, कोई वादा पूरा नहीं हुआ तो जनता के सामने आए, स्वीकार किया कि इस टर्म में तमाम कारणों के चलते, हालांकि जो भी कारण उन्होंने बताया कि इन कारणों के चलते वादे पूरे नहीं। क्या ये जनता की नजरों में एक सिंपैथाइज फैक्टर क्रिएट करता है या नहीं? देखिए, ये तो एक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहाना है, क्योंकि अभी जो केजरीवाल जी और इनके जितने भी नेता हैं उनको कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी क्योंकि वो बेल कंडीशंस पे बाहर हैं, कल जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा और सरकार बन जाएगी, अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो केजरीवाल जी पे फिर दोबारा कार्रवाई होगी कोर्ट की और वो दोबारा जेल से आ सकते हैं। तो क्या फिर वो 5 साल बाद दोबारा आके हमको फिर ये बोलने वाले हैं कि भाई मैं जेल में चला गया था इसलिए मैं दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे 5 साल का जेल में रखने के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन भी तो नहीं थी केजरीवाल जी को? जेल में रखने के लिए भी तो अप्रोप्रिएट कंडीशन जो थी
वो नहीं मिली इसीलिए तो बेल मिली ना उन्हें। देखिए बेल, उनके हेल्थ इश्यूज अलग बात होती है, लेकिन अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आपके पास एक पूरा टीम वर्क होता है, आपके पास नेता होते हैं जो बाहर बैठ के काम करते हैं। आतिशी जी जब चीफ मिनिस्टर बन गई तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आतिशी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है पिछले महीने 2 महीने के अंदर जिससे हम ये कह सकें अगर वो एक शुरुआत भी कर पाते, अगर यमुना की सफाई की शुरुआत कर पाते या जो भी उनके काम पेंडिंग पड़े हैं अगर उनको वो शुरुआत कर पाते तो मेरे ख्याल से आज उनका ये जो जनता के सामने आके बोल रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर पाए, शायद उनका मुंह और ज्यादा साफ होता, बोलते हैं कि देखिए हम जेल से बाहर निकले, हमने इन कामों की शुरुआत कर दी है और अगले 1 साल 1.5 साल में हम इन काम को खत्म कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक जुमला ही है और अगले 5 साल के लिए वो बाइंग पीरियड मांग रहे हैं और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं नजर आता है इसमें। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रियंका राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रियंका जी देखिए, अब आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, तमाम यहाँ पर सुविधाएं जनता को दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। फ्री बीस भारतीय जनता पार्टी कह रही कि फ्री में जनता को यहाँ पर जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने देने का प्रयास किया, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल हिलाकर रख दिया है। देखिए, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज भी अगर आप देखेंगे तो जो दिल्ली है वो लॉस में नहीं है। अगर आप ये बात करते हैं, अगर मैं बीजेपी की बात ले लूं जो कहते हैं कि भाई आपका हिमाचल हो गया या कर्नाटका हो गया ये तो लॉस में जा रहा है, तो आप किस तरह से अपने वादे और दावे पूरे करेंगे। तो मुझे ये बताइए, देश के ऊपर पहले जो है 40 या 45 लाख का जो करोड़ का लोन था वो आज 265 लाख करोड़ का लोन हो चुका है। उसको ये कैसे करेंगे? और ये लोग किस तरह से फ्री बीस के दावे करते हैं और ये कहते हैं कि हम लाडली बहन योजना और न जाने कितनी योजना जो है वो पूरी कर पाएंगे। अभी मैं कल ही देख रही थी कि आयुष्मान जो योजना है उसके अंदर भी 14.5 लाख करोड़ जो है वो अभी बकाया है हरियाणा सरकार से, जो हॉस्पिटल्स मांग रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स मांग रहे हैं, जो इन्होंने दावे किए हैं कि अभी हम बजट अप्रूव करवा करके और अभी पूरा करवाएंगे, मार्च में पेमेंट होगी। अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। तो इस तरह की चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अभी भी लाडली बहन योजना का भी आपने 500 रुपए सिलेंडर का वादा किया था, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में कहां मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें सिर्फ ये देखिए वादे दावे और नई नई चीजें, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अभी इन्होंने कहा कि बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं लेकिन साबित नहीं हुए हैं। फिर आप भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। अरे सारे भ्रष्टाचारी जिसको आप स्टेज पे खड़े होकर के कोसते थे और इतने सारे एलिगेशन लगाते थे, वो सारे भ्रष्टाचारी तो आज बीजेपी पार्टी के अंदर हैं। तो अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता, मूलभूत समस्याओं पे आप बात, अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया है सर, लोकसभा में तो सातों जो हैं आपके ही लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, कानून व्यवस्था आपके हाथ में थी, वहां पर क्यों चरमराया हुआ है सब कुछ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल आपके सवालों को जवाब में मिलूंगा, लेकिन सर अभी फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है और साथ ही साथ तनु पोद्दार जो हैं वो भी हमारे साथ पैनल में अब जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। आपका मैडम बहुत बहुत स्वागत है, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। चर्चा का दौर लगातार जारी है। तो दिल्ली में वोटिंग लगातार जारी है। अब ऐसे में अब नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है, सुनवाते क्या कुछ कहना है। समाप्त होने वाली उसका आज आखिरी दिन है, उसका निर्णायक दिन है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको यहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ, जैसे मैंने हरियाणा के चुनाव से पहले आपको कहा था और महाराष्ट्र के चुनाव पे भी इसी जगह खड़े होकर के कहा था, और वापस याद दिला के कह रहा हूँ, जिस दिन हरियाणा के चुनाव के मतदान के बाद आया था तब आप लोगों ने मुझसे पहले आए हुए यात्री के द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हुई है, और पता नहीं उसके बाद में क्या क्या कहा था उन्होंने। तब मैंने कहा था कि जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन सोम सर्वस्व पित्त कथा यहाँ पे उनको वापस याद आएगी। देश की जनता ने झूठे नैरेटिव के आधार पर चुनावों को नकार दिया और परिणाम वही हुआ। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ हम जीते, महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए हम जीते, और आज आप अपनी डायरी में सब लोग लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूरे बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। बीजेपी आ रही है, डबल इंजन की सरकार आ रही है और आम आदमी पार्टी जा रही है। जो मेरी जानकारी है, बहुत उत्साहजनक तरीके से इस समय आज मतदान चल रहा है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और हमेशा हमको ध्यान होना चाहिए जब उत्साह आता है तो वहां पर जो विपक्ष है प्रदेश सरकार का, यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी फेवर में मतदान होता जो हमको दिख रहा है। और मैं चूंकि लगातार लगभग 10-11 दिन मेरा घूमना भ्रमण हुआ है, दर्जनों सीटों पर मेरा जाना भी हुआ है, जितना लोगों में एक उत्साह है वो जो पिछले 10 साल के केजरीवाल के जितने भी कारनामे थे उनसे लोग सचेत हो गए हैं। अब आगे भारतीय जनता पार्टी की ही
और मेजोरिटी में बहुत तैयारी है। हम तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हर चुनाव में हम जीतते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, चाहे वो तीनों बार के विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे हमारे पार्लियामेंट के चुनाव भी हुए हैं, उसमें भी हमारी हमेशा मेजोरिटी रही है। एक बार तो पूरी की पूरी सीटें भी आई है। और इसके बाद स्थानीय निकाय में जैसा हमारे कारपोरेशन के लगातार चुनाव, एक बार तो 5 कारपोरेशन के इकट्ठे हुए थे, 5 मेयर हमारे थे। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक कदम पीछे हटी हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव में आगे बढ़ती है। ये जो चुनाव अभी भी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका जितने घोषित हुए हैं उन सब में मेजोरिटी आएगी, इंक्लूडिंग पानीपत। मुझे लगता है आज दिल्ली में लोग दिल्ली में सुशासन के लिए, करप्शन फ्री गवर्नेंस के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए वोट देने के लिए निकले हैं। अभी पोलिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। मैं ऐसा मानता भी हूं कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने, केजरीवाल ने एक भी विकास का काम नहीं किया, दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। नहीं तो 2.5-3 महीने की कैंपेन में ये कम से कम कोई 2-4-5 बातें तो बताते कि इतना विकास किया हमने, ये काम किया हमने, 500 में से 5 स्कूल बना दिए हमने, 20 हॉस्पिटल में से 1 हॉस्पिटल बना दिया हमने, 20 कॉलेजेस में से 1 कॉलेज बना दिया। तो दिल्ली की जनता इस समय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये लूट और झूठ की सरकार पिछले 10 साल चली है। अब दिल्ली की जनता ने ठाना है आम आदमी पार्टी को दिल्ली से भगाना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। तनु पोद्दार कांग्रेस की तरफ से अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका स्वागत है मैडम। और साथ ही साथ निपुण आलम बयान जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पैनल में मौजूद है। तनु जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर इस विधानसभा चुनाव में ये बातें देखने को मिली कि दोनों के बीच में एक फ्रेंडली फाइट है और निशाना भी साधा गया कि लोकसभा के साथी जो हैं वो विधानसभा में आके बिछड़ चुके हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, पहले तो सबको नमस्कार, पहले पैनलिस्ट को, दर्शकों को। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी से जो हमने गठबंधन किया था वो इसलिए किया था ताकि हम तानाशाह जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ लड़ सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ये गठबंधन तोड़ दिया। वो व्यक्ति जो खुद अपना सीएम पद छोड़ सकता है, जनता के जो वोट देती है, जनता उनको सत्ता की कुर्सी देती है, उसको छोड़ सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वक्त दोबारा गठबंधन में आने के लायक है। तो आगे फ्यूचर में गठबंधन पॉसिबल नहीं है। केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मैंने काम नहीं किया होगा तो मुझे वोट मत देना। अतिशी जी भी आज यही कह रही हैं। तो मुझे लगता है कि जनता इस बार उनको वोट नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने काम नहीं किए। आप ये देखिए कि इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या रहा, पानी का रहा, और उस पर विक्टिम कार्ड खेला भारतीय जनता पार्टी ने, और केजरीवाल जी ने तो इसे हरियाणा वर्सेस दिल्ली का चुनाव बना दिया था। मुझे याद है कि केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि नरसंहार हो रहा है, पानी में जहर मिलाया जा रहा है। कॉर्पोरेशन 15 साल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास रही। उन्होंने कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए? 0। केजरीवाल जी ने कितने बनाए? 0। शीला दीक्षित जी की सरकार थी, 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने थे। तो एक को माँ गंगा बुलाती है, एक को माँ यमुना बुलाती है। ये वोट मांगने के लिए गंगा यमुना करते हैं। अब आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कुछ काम छूट गए हैं, यमुना को हम साफ कर देंगे, आप दोबारा वोट दीजिए। तो ये हर बार यही बोलते हैं कि इस बार साफ कर देंगे, इस बार वोट दीजिए। तो जनता इस बार कामों को लेकर गई है। अमित शाह जी का मैंने बयान सुना था। अमित शाह जी कह रहे थे कि झूठों को वोट मत देना। तो अमित शाह जी ने इस बार अनाउंस किया कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे हम दिल्ली में। तो इतने साल से अमित शाह जी कहाँ थे? 15-15 लाख हमारे कहाँ गए जो खाते में आने थे? तो मुझे लगता है कि झूठे वादे हैं। और आज चलिए ठीक है, दावों और वादों को लेकर मैडम आपने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है। अब आपने शीला दीक्षित जी के कार्यकाल को याद दिलाया। दिल्ली आ गए चुनाव प्रचार में। तनु जी, शीला दीक्षित जी के कार्यकाल की बात आपने की, लेकिन अभी फिलहाल प्रचार प्रसार को लेकर, क्योंकि जब तक प्रचार प्रसार चला भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप नजर आई। कांग्रेस की तरफ से एक अभाव प्रचार प्रसार के समय के दौरान दिखा, आपको लगता है क्या? वॉइस क्लियर नहीं, एक बार रिपीट करिए जरा क्वेश्चन। रिपीट मैं अपना क्वेश्चन कर देता हूं मैडम, आप सुन लीजिए जरा, क्योंकि शीला दीक्षित जी के कार्यकाल का जिक्र आपने किया मैडम। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप पूरी चुनाव में सक्रिय दिखी। आम आदमी पार्टी का भी यही हाल दिखा, पूरे तरीके से जोर शोर से खुद को प्रदर्शित किया जनता के बीच में। लेकिन क्या कांग्रेस का टॉप लीडरशिप क्या उस तरीके से खुद को प्रदर्शित कर पाया दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? सवाल पूछा जा रहा है।
टॉप लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी जिद्दोजहद से जमीन पर लगी हुई थी, और ये सबने देखा। राहुल जी कुछ प्रचार, उनके कुछ रैलियां कैंसिल हो गई थी जिस पर इन्होंने सवाल उठाए थे, उनकी तबीयत खराब थी, वो नहीं जा पाए रैली में। तो ये सवाल उठाना गलत है। मुझे लगता है कांग्रेस पूरी टक्कर में, त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली के अंदर है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहां पर है, तो इनको पता होना चाहिए कि एक समय था कांग्रेस ने भी राज किया था दिल्ली पर, तो वो समय दौर वापस भी आ सकता है। इंतजार कीजिए। क्योंकि मैडम देखिए, अभी फिलहाल आप भी अपनी राजनीतिक जमीन तराशने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से जनता के बीच में जाना चाहिए था ना। तो कर नहीं सकते, केजरीवाल जी की तरह झूठ भी नहीं बोल सकते, इसलिए हम कह रहे हैं इंतजार कीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कि कांग्रेस कितने जिद्दोजहद से, उनके टॉप लीडर्स कितने जो है जमीन पर थे। ठीक है सचिन जी, आपके पास मैं लौटूंगा क्योंकि राकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश जी, फिलहाल देखिए, अभी तमाम जो मुद्दे हैं जो केंद्र बन चुके हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का, अब ऐसे में क्या आपको लगता है, बात यहाँ पर बीजेपी की तरफ से शीश महल को लेकर कही जाती है और साथ ही जो तमाम केसेस है, घोटाले हैं, क्या अब इनके अभाव में क्या जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे क्या ज्यादा? देखिए, यहाँ एक्चुअली जनता की हार है। अगर आप देखेंगे कि जनता के पास विकल्प की कमी है। मुझे जो लग रहा है कि अब आज जो अगर जैसे जो चीज़ हम देख रहे हैं, ज़मीन पर देख रहे हैं कि भाई काम नहीं हो रहा है, अब पानी दे दिया आपने, बिजली दे दिया, पानी पी लिया मैंने, रोशनी में रह गया, मैं काम के लिए बाहर जाऊंगा, सड़क भी चाहिए मुझे, है ना, उसके बाद बाकी चीज़ें भी चाहिए ना। यहाँ तक देके और आप कह रहे हैं कि भाई मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, तरह तरह के बहाने हैं, तो ये तो काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर काम आपको करने नहीं दिया जा रहा है तो ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर आपको जिता दिया जाए तो आपको काम करने दिया जाएगा, फिर अगर आपको काम करने नहीं दिया जाएगा तो जनता क्या करेगी? तो आप ये सोल्यूशन ये तो बताइए कि भैया इस बार जीत के आ जाएंगे 25 में तो आपको काम करने दिया जाएगा, फिर नहीं काम करने दिया जाएगा, फिर आएंगे फिर कहेंगे, तो ये चल रहा है। और बाकी मैं देख रहा हूँ कि भाजपा की तरफ से भी, मैं एक थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हाँ जी, बताइए। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम आके हम ठीक कर देंगे, तो आप क्या कर रहे हैं कि जैसे एक हमें बचपन में बताया जाता था कि भाई रेखा बड़ी कर दो, ठीक है, तो ये रेखा मिटाने वाली भी चल रही है। अब कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन तो दिख रहा है कि एलजी हर चीज को, फाइलों को दबा देना, तो इनको मुश्किल तो है, लेकिन ये चलेगा नहीं। कहीं ना कहीं जनता की हार है इसमें। अब भाजपा कह रही है कि भाई ये काम नहीं, एक दशक का काम नहीं कर, एमसीडी में आप थे लेकिन आपको जनता ने नकार दिया एमसीडी में, अब इनको दिया, अब ये फिर भी वही हाल है, गंदगी का आलम, सारा कुछ। तो कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही दिशा पे जा रही है, और अब रिजल्ट बताएगा। लेकिन अगर ये टक्कर की बात हो रही है तो टक्कर की बात तो होनी नहीं चाहिए। हालात ऐसी है कि लहर होनी चाहिए थी कि इनको हटाओ, लेकिन ये अभी अगर टक्कर की बात हो रही है तो भाजपा, इनको आम आदमी पार्टी को हटाओ। अगर ये इस तरह से दुर्दशा है, वो जेल में चले गए, मुख्यमंत्री ने इतनी भ्रष्टाचार कि मुख्यमंत्री ही जेल में है, तो क्या क्या होगा वहां, है ना। अब कह रहे कि इन्होंने घर ऐसा शीश महल घर खुद के लिए बना दिया, बाकियों के लिए पानी इतना गंदा आ रहा है। तो इन चीजों को अगर देखें तो लहर ऐसी होनी, लेकिन ये भाजपा वाले भी ये बोलने से कतरा रहे हैं कि एकदम लहर है और हम आ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, नंबर पूछिए, वो नंबर नहीं बता पाएंगे आपको। ठीक है, हमारे साथ निपुण आलमयान साहब भी लगातार पैनल में जुड़े हुए हैं। सर, अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो संयोजक आम आदमी पार्टी के, कहते नजर आए कि एक बात ये रही कि जो यमुना सफाई की बात थी, वो दावा जो उन्होंने किया था वो पूरा नहीं हुआ। क्या ये एक सिंपैथाइज फैक्टर दिल्ली की जनता की नज़रों में क्रिएट करता है? क्या फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को उसका? देखिए, एक सिंपैथी फैक्टर हमेशा काम करता है, हमारे चुनावों में करता है, लेकिन देखिए जिस प्रकार से केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स रही, उनका ये नकार देना, कई चैनल पे मैंने देखा कि पानी के मुद्दे पर क्या वोट मिलता है। देखिए, जनता, पानी बेसिक नीड है, मैं मानता हूँ, ऑक्सीजन, पानी और आपका फूड, ये 3 बेसिक नीड होती हैं। पानी के मोर्चे पे आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पूरी फेल रही। जब गर्मी चरम पर थी तो पानी के क्राइसिस क्रिएट हुआ, हमने टैंकर के पीछे लोगों को भागते हुए देखा। बरसात आई तो पानी लबालब रहा, सड़कों पे हमने झीलें देखी, वो भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए हमने झीलें देखी, जिन्होंने कहा था कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। और फिर यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर एक भी कोई स्टेप उसका लिया गया हो। और सबसे बड़ी पार्ट जो हमारी पॉलिटिक्स रही दिल्ली के अंदर, मैं मानता हूँ कि निगेटिव वाली पॉलिटिक्स रही, कुछ भी इनके ऊपर आरोप लगे, चाहे कोविड के दौरान तो सेंटर के ऊपर डाल देना, जब यमुना में बात हुई कि गंदगी है तो कहा हरियाणा की ओर से हो रही है, तो जो ये टालने की प्रवृत्ति थी हर तरीके से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता इससे क्या हुई कि भाई जनता को मानना ये है कि अगर आपको ये लगता है कि हम सेंटर से अच्छे से तारतम्यता नहीं बना सकते, आप लड़ाई की और फाइट के मूड में रहते हैं,
तो बेटर है कि मुझे को पावर मिल जाते हैं, कम से कम वो कह तो नहीं पाएंगे ना कि हम लोग एलजी के साथ हमारी फाइट चलती रही। एक संवैधानिक व्यवस्था दी गई है संविधान में आर्टिकल 239A के तहत, उस व्यवस्था के तहत आपको काम करना है। पहले की सरकारों ने भी काम किया लेकिन इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिली। और मैं अंत में एक बात कहूँगा, देखिए जब हम एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में देखते हैं जनता के मन में क्या है, ये तो हमें कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जनता जब वोट देकर आती है, ये हम चैनल्स के माध्यम से देखते हैं। लेकिन जो लीडर का जो कॉन्फिडेंस होता है और उसके जो वक्तव्य होते हैं, ये बहुत कुछ क्या करते हैं, बयान करते हैं, बहुत कुछ बातें बताते हैं। जैसे केजरीवाल जी का जो डिफेंसिव मोड रहा और एक डराने वाला जो उनका फीचर्स रहा कि अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया तो तुम्हारा ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। वो एक व्यक्ति को समझा रहे थे कि 25,000 रुपये महीना तुम्हारा बढ़ जाएगा अगर बीजेपी तुम्हारी पावर में आ गई। जो व्यक्ति अंदर से खुद डरा होता है ना, वो दूसरों को डराने का प्रयास करता है। तो मुझे लगता है कि इस बार बहुत ही पसीने छुड़ाने वाली फाइट थी। कांग्रेस ने इस फाइट को दिलचस्प बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस जो है लोगों के दिल में तो है शीला दीक्षित के समय की, लेकिन दिमाग में कांग्रेस नहीं चढ़ पाई। और आपने बिल्कुल सही पूछा था, कांग्रेस की प्रवक्ता वो बता नहीं पाए, वो बीमारी की बात लगा दी राहुल गांधी जी ने। लेकिन फैक्ट ये था कि जो कांग्रेस का जो दमखम दिखना चाहिए था, जैसे देवेंद्र यादव जी ने जो यात्रा शुरू की थी, उसमें राहुल गांधी कितनी बार पार्टिसिपेट किए हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लगातार बीमार थोड़ी न रहे, वो और बहुत एक्टिविटीज़ में दिखाई दिए। और चुनाव प्रचार में केवल राहुल गांधी नहीं, और भी तो नेता हैं, हमें वो नेता दिखाई दिए। एंड टाइम पे अजय माकन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देते हैं जिसमें घोषणा करने वाले थे। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। इसके बाद सचिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा वक्त हमें लेना होगा, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। स्वागत आप सभी का। और अब वापस लौटे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीलमपुर विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। फर्जी वोटिंग को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ऐसे में विरोध प्रदर्शन लगातार बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको मत प्रतिशत जो 3 बजे तक हुआ है, वो भी साथ ही साथ आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब ऐसे में नई दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 43.10% वोट कास्ट हुआ है। और कुल मिलाकर बात अगर करें, एक बड़ी खबर, सीलमपुर विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और यहां पर फर्जी वोट को लेकर प्रदर्शन किया गया है कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही साथ अगर की जाए, बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन यहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर किया गया। और ऐसे ही आज जो छुटपुट घटनाएं हैं वो देखने को मिली हैं। बात अगर फर्जी वोटिंग को लेकर करें तो बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। मुस्लिम बहुल इलाका है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन सीलमपुर विधानसभा में देखा गया फर्जी वोटिंग को लेकर। तो चर्चा पर इसी के साथ वापस लौटते हैं। सचिन शर्मा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सचिन जी, तमाम यहाँ पर सवाल प्रियंका राणा जी ने आपसे पूछे थे, अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी बताइए। देखिए, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं ज़मीन पे जुड़ा हुआ हूँ लोगों के साथ। मैं दिल्ली की तकरीबन 60 से 65% झुकी झोपड़ियाँ जो कि आम आदमी पार्टी जी जो है उनका वोट बैंक है, मैं वहाँ गया हूँ और मैंने वहाँ की जो कंडीशंस देखी हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वहाँ पे जो नालियाँ हैं, उन नालियों के अंदर 2 घंटे एक पाइप छोड़ दिया जाता है जिसमें 2 घंटे के लिए पीने का पानी आता है। और वहाँ पे तकरीबन एक नल के ऊपर 100 से 150 लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। और क्योंकि उनको सबको पानी चाहिए, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, महिलाएं आपस में एक दूसरे के बाल खींच के लड़ पड़ती हैं। इसके बाद भी जब काम नहीं होता है तो वहाँ पे वाटर के टैंकर मंगाए जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि केजरीवाल जी आके ये बोल रहे हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रहा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही नकारात्मक राजनीति है और एक कमज़ोर नेतृत्व दिखाता है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, केजरीवाल जी जो है वो उस चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। आप कोविड का अगर देखते हैं तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रॉब्लम थी तो केजरीवाल जी ने बोल दिया कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं आज ये पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के साथ से कि 9 से 10 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का प्लान था, उनमें से कितने प्लांट्स आपने आज लगाए हैं? अगर भगवान न करे कोविड आज दोबारा आ जाता है तो क्या दिल्ली के पास इतना ऑक्सीजन है कि हम दिल्ली को ही ना ऑक्सीजन दे पाएं बल्कि अपने आसपास के जो हमारे राज्य हैं उनको भी ऑक्सीजन दे पाएं? शायद हमारा जवाब है नहीं। केजरीवाल जी ऐसा कोई भी प्लान नहीं कर रहे हैं जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो।
अब हम बात करते हैं फ्री की रेवड़ियों की। ये जो नया कल्चर चलाया गया है फ्री की रेवड़ियों का, और आज नहीं तो कल हर पार्टी को उसी मॉडल पे आना पड़ेगा, क्योंकि आप उन फ्री की रेवड़ियों को देने से और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप वोट्स को खरीद रहे हैं। विशांत शर्मा जी जवाब ले लीजिएगा। इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को निकम्मा बना रहे हैं, उनको फ्री की चीज़ों को लेने की आदतें डाल रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि आप काम ना करें, हम आपको फ्री में हर चीज़ देंगे। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि जनता का हक है, जनता का पैसा जनता को लौटाया जा रहा है। जनता का पैसा जनता को लौटाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे प्रोग्राम्स बिल्ड करें। मुझे याद है केजरीवाल जी ने एक स्टार्टअप वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जहां उन्होंने बोला था कि हम जो न्यू एज बच्चे हैं, जो टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, हम इनको बुलाएंगे और इनके प्रोजेक्ट सुनेंगे, इनके स्टार्टअप की पिचेस सुनेंगे और उनके ऊपर हम इनके स्टार्टअप्स को फंड करेंगे। लेकिन वो जो प्रोग्राम था वो अपनी नेचुरल डेथ मर गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पब्लिक का पैसा पब्लिक को देना चाहते हैं तो उसके और भी कई सारे रास्ते होते हैं। आप एक एम्प्लॉयमेंट प्लान क्रिएट करिए, आप लोगों के जो क्लाउड किचन आप उनको हेल्प करिए कि वो क्लाउड किचन करें, अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर पाए, बैटरी रिक्शा ले पाए, जवाब ले लेते हैं। प्रियंका राणा जी, अभी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो आप ये बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने एम्प्लॉयमेंट, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन आज जो स्थिति है देश की वो सब जानते हैं कि आज भी जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, नौकरियों के लिए परेशान है। और ये जो फ्री बीज का कल्चर है, तो बीजेपी खुद आगे आके ये कह चुकी है कि जो भी अरविंद केजरीवाल की स्कीम है हम भी उनको फॉलो करेंगे। तो आप किस तरह से वादे, क्योंकि आपको पता है जो युवा है, जो वहाँ का जनता है, जो दिल्ली के अंदर आके सिर्फ नौकरियों के लिए आया है, उसके पास आज रोजगार नहीं है, महंगाई की मार झेल रहा है। और इसमें सिर्फ आप या तो 2100 रुपए महिलाओं को दे करके या फिर फ्री भी योजना चला करके उनको इंप्रेस कर सकते हैं, और ये बात तो आप भी मान चुके हैं। तो आप इस चीज को डिनाई मत कीजिए। और कहाँ आपने लाडली बहन योजना, आपने कहा फ्री सिलेंडर देने की बात की, 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात की, मैं बार बार कह रही हूँ आप कौन सा कम है। आप खुद जो है केंद्र सरकार जो है जो विदेश कर्ज में डूबा पड़ा है, लेकिन आप भी वही चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो आप में और उसमें फर्क क्या है? 15 साल एमसीडी में बीजेपी रही है, आपका लोकसभा में आपके सांसद है, लेकिन फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर एलजी और आपकी जो पुलिस प्रशासन है वो आपके अंडर में आता है, लेकिन कानून व्यवस्था की क्या हालत है, क्या दुर्दशा है दिल्ली की, वो सबने देखा। मैं कहती हूँ कोई भी सरकार आए, देखिए हम लोगों को ये नहीं है कि कौन सी बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी, बात ये है कि किसने ज्यादा लोगों की समस्याओं को दूर किया। बिजली पानी एक बड़ा समस्या है, जो अगर आप जिसके पास नौकरी नहीं है या जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए एक बहुत राहत की चीज है। शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो अरविंद केजरीवाल ने उठाया। अगर स्कूलों की स्थिति सुधरी है तो वो अरविंद केजरीवाल ने सुधारी, और ये बात सब लोग जानते हैं और युवा इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। स्वास्थ्य पे अगर बात की है तो अरविंद केजरीवाल ने की है, लेकिन आप ये बताइए बीजेपी अगर इन मुद्दों पर आगे बढ़ करके वोट मांगती है तो क्या आपको वोट मिल रही थी? क्यों आप मजबूर हुए ये कहने के लिए कि हम अरविंद केजरीवाल की सारी स्कीम लागू रखेंगे? हम आप डिनाई करते ना, आप बताते लोगों को, लेकिन नहीं, आपको पता है लोग, आप खुद 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, तो कोविड तक की योजना थी ना, आपने क्यों एक्सटेंड कर दी? तो इस तरह की चीजें हैं, कथनी और करनी में फर्क है। और दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, वो ये जानती है कि आपकी सरकार, आपके पास क्या, एलजी ने क्या किया, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है और अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है। तो इन सब चीजों को देख करके वो वोट करेगी, और उनके विवेक पर आप, मुझे लगता है कि हम सबको विश्वास करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जनता देखिए आज अब ईवीएम का बटन दबा रही है। तमाम राजनेताओं की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो रही है, जो कि 8 तारीख को जगजाहिर हो जाएगा कि जनता ने किसके खाते में क्या लिखा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल राजधानी दिल्ली में वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लगातार जारी है। ऐसे बीच एक बड़ी खबर, सीलमपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला। फर्जी वोटिंग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में ये प्रदर्शन देखने को मिला है, और साथ ही फर्जी वोटिंग को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। फर्जी वोटिंग का आरोप यहां पर लगाया गया है, बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। तो फर्जी वोटिंग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। और साथ ही अब बात अगर की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को बनाने का प्रयास यहां पर प्रशासन की तरफ से नजर आ रहा है। लेकिन फर्जी जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से भी इसी तरीके की जो तस्वीरें आई थी, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपसी एक झड़प देखने को मिली थी। तो वहीं सीलमपुर में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर, इस समय का अपडेट आपको बता रहे हैं। फर्जी वोटिंग को लेकर बीजेपी ने
सिलमपुर विधानसभा में प्रदर्शन किया है। बीजेपी का कहना है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, जो कि गलत है। तो सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जोरदार प्रदर्शन और विधानसभा चुनाव में वोटिंग लगातार दिल्ली की जनता करती जा रही है और नेताओं की जो किस्मत है वो लगातार जनता लिखती नजर आ रही है। सुबह 7 बजे से जनता की उंगलियों पर दिल्ली का विधानसभा चुनाव घूमता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम चरण में यह चुनाव प्रवेश कर चुका है और अब अंतिम चरण की जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। इसका मतलब यह कि फाइनल फेज अब आ चुका है, अंतिम समय का जो मतदान है वो चल रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन सिलमपुर में किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे। तो वैसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा बेहद ज्यादा लाजमी, क्योंकि राजधानी दिल्ली का चुनाव बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है पूरे देश के लिए कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज कौन होता है। चर्चा में लौटते हैं। सचिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, रीना गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक हैं, निपुण आलम्बियान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और साथ ही तनु कांग्रेस नेता हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले रीना गुप्ता जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। और अभी फिलहाल देखिए वोटिंग लगातार जारी है। अब ऐसे में राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी जो मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे जनता गेट से जुड़े हुए और साथ ही ये मुद्दे केंद्र बन चुके हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का? सबसे तो पहले दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई कि जो आज आपके यहाँ विधानसभा का जो इलेक्शन है वो सुचारू रूप से अभी तक चल रहा है और अभी चलेगा, क्योंकि लास्ट चरण चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि मुझसे पूछ रहे हैं कि जो मुद्दे ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड पर जो है उनका इम्पैक्ट तो आएगा ही, और जनता ये भी देखेगी लास्ट 10 ईयर्स में आप पार्टी ने क्या करा, आने वाले समय में और सारी पार्टियां जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप पार्टी है, वो क्या करेगी, उसका इम्पैक्ट इस रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और जितने भी लोग हैं जो आज वोट डाल रहे हैं वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका जो भी डिसीजन आएगा वो अब आपके सबके सामने है, जो दिखने को मिलेगा आपको। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के जो नेता हैं तनु पोद्दार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनु जी, अगर की जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, कांग्रेस की तरफ से हालांकि प्रचार प्रसार को लेकर आपने कहा कि राहुल गांधी जी की तबीयत उस समय खराब थी, इसलिए प्रचार प्रसार को लेकर वो इतने एक्टिव नहीं रह पाए जितना होना चाहिए था। वैसे में तमाम मुद्दे आपकी तरफ से भी उठाए गए थे, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, या फिर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम मुद्दे आपकी तरफ से उठाए गए। अब ऐसे में बात अगर की जाए, जनता आपको वोट दे तो क्यों दे? दिल्ली के अंदर कोई विकास कार्य नहीं किया। अगर किए होते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को रामायण का जिक्र नहीं करना पड़ता, डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल का जिक्र नहीं करना पड़ता। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में 7 सांसदों को जनता ने चुना है और वो सांसद एक बार भी सदन में यमुना के मुद्दे पर वोट नहीं मांगते, लेकिन सिंपैथी करते हैं जब चुनाव आ जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को तो देखिए 2 शराब की बोतल आपस में टकराती है, अरविंद केजरीवाल जी जेल चले जाते हैं और एक्सीडेंटल सीएम बन जाते हैं सीएम अतिशी जी दिल्ली की। अब सीएम अतिशी जी के नाम पे तो ये लोग वोट ही नहीं मांग रहे। तो अब बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली को डुबाया है, दिल्ली की जनता के कामों को नहीं किया। आज इन्होंने आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो तो रिलीज कर दिया है, पर जनता को बोल तो देते कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, अगर एलजी सपोर्ट करेगा तो ये काम होंगे, अगर हमारी सरकार बनती है। तो जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, फिर कहेंगे एलजी काम नहीं करने दे रहा। और जो एलजी दूसरों को काम नहीं करने दे रहा, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, हरियाणा में देख लीजिए क्या हालात है, हरियाणा में भी पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, गंदा पानी आता है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता विक्रमजीत जी लगातार बने हुए हैं। ऐसे में विक्रमजीत जी, अगर बात की जाए, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब लगातार सवाल उठाए गए, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए, सर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए। अब ऐसे में आपकी तरफ से जो फ्रीबीज दी गई, लगातार केजरीवाल जी ये कहते हुए नजर आए कि हमने जनता का पैसा जनता को लौटाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। बसंत शर्मा जी, मैं बहुत देर से बैठा हूं, लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार तो किया जा रहा है। सर देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार हम नहीं कर रहे हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं सर, वही मैं आपसे जवाब दूंगा। आधे घंटे बाद तो आपने अब जब मैंने शोर मचाया तब टाइम दिया। अब सुनिए ध्यान से जी, ये बात कर रहे थे एक प्रवक्ता, यहाँ पे तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी, वो भी कम से कम न्यूट्रल तो बात होनी चाहिए थी। ये कह रहे थे जी ऑक्सीजन कितने से बना दिए संयंत्र, तो इनको पता होना चाहिए 27 प्रेशर स्विंग
एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्र और 12 मीट्रिक टन के 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन रिफिलिंग संयंत्र हमारी सरकार में बने हैं। पहले तो मैं इनको ये बता दूं। दूसरी बात ये क्या कह रहे थे, अब एक एक चीज का जवाब लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, जो व्यक्ति अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ सकता है उससे गठबंधन कैसा। उन्होंने तो एक एग्जाम्पल पेश किया कि मैं जनता से चुन के आऊंगा फिर सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। आपने अब जो प्रश्न किया, दिल्ली का बजट 24,000 करोड़ था, जो आम आदमी पार्टी की बेहतरीन नीतियों की वजह से, इतनी ज्यादा राहतें देने की वजह से, उसके बावजूद भी 78,000 करोड़ पे लेके गए और रेवेन्यू सरप्लस है। तीसरी बात सुनिए, अब ये कांग्रेस की बात जब आप कर रहे थे तो इनको मैं बता दूं, आप शून्य थे, शून्य और शून्य ही रहेंगे। सबको पता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि अब वो विरोध प्रदर्शनों पे उतर आई है क्योंकि उसको अपनी हार नजर आ गई है। चौथी चीज, अरविंद केजरीवाल जी ने तो यमुना के मामले में, आप कह रहे हो उन्होंने स्वीकृति की, क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृति की कि उन्होंने शरण स्थली दी है करप्शन करने वालों को? 2 करोड़ नौकरियों की कोई स्वीकृति दी आज तक? आज तक जो भारत का पैसा एनपीए 14,56,226 करोड़ चंद चहेते घरानों का एनपीए कर दिया, आम लोगों को कुछ नहीं दिया, उसकी स्वीकृति दी क्या आज तक इन्होंने? भारत देश के ऊपर कर्जा 55 लाख करोड़ से बढ़ाकर 220 लाख करोड़ कर दिया, क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी ने शर्मसार हुई? जो कह रहे थे कि इनको शर्म आनी चाहिए। तीसरी मैं इनसे बात पूछना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे एक प्रवक्ता, अरे इतनी इससे शर्मनाक बात लोकतंत्र में क्या होगी कि इससे अच्छा तो डबल इंजन की सरकार ले आए। डबल इंजन की सरकार की हालत देखनी है, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। रोहतक जला, नू जला, मणिपुर भी जल रहा, यूपी और एमपी में बलात्कार और हत्याओं की भरमार है, भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली है भारतीय जनता पार्टी बन गई। भाजपा तो करप्शन का माया जाल है, करप्शन का माया जाल है। इनसे पूछिए कि जब दिल्ली का टर्मिनल 1 गिरा, कितनी करप्शन की, क्या कहा भारतीय जनता पार्टी को शर्म आई थी? बीजेपी के पास 900 के करीब नए 5 स्टार होटलों जैसे ऑफिस बन रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, शर्म आई थी? झुग्गियों की बात करने वालों से मैं पूछता हूं, इन्होंने तो कहा था 2022 तक सबको पक्के मकान दे देंगे। 4 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली में, 2,36,000 लोगों को बेघर करके बिठा दिया। क्या इन्होंने पक्के मकान दे दिए? किसानों की आय दुगनी करने वाले क्या दुगनी कर चुके? क्या माफी मांगी देश से? इन्होंने क्या कहा था कि किसान तो मांग रहा है, वो शहीद हो रहा है कि मुझे कर्जा मुक्ति दे दो। नहीं जी, हम तो आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा देते हैं। वो कहता है हमें लीगल गारंटी दे दो। नहीं जी, हम तो क्रेडिट लिमिट बढ़ा देते हैं, और जिनका माफ करते हैं वो बाहर भागते हैं। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, ठीक है, बड़ी बात करते हैं देश की इसकी, आज महंगाई पेट्रोल और डीजल पे मध्यम वर्ग मिन्नतें कर रहा था कि थोड़ा टैक्स कम कर दो। किया इन्होंने? 100% टैक्स ले रही है केंद्र सरकार, कोई फायदा नहीं दे रहे। लेकिन फायदा किनको दे रहे हैं? अपने चहेते घरानों को। फ्री बीज की बात करते हो, जो देसी घी के घेवर भारतीय जनता पार्टी अपने घरानों को खिला रही है, उसकी कोई बात नहीं करता। जो छगन भुजबल की फाइल गुम हो जाती है, सीबीआई कहती है फाइल गुम हो गई, और मोदी जी कल कह रहे थे 2300 करोड़ रुपए का तो हमने कबाड़ा बेच दिया। देखिए कहीं उसमें तो नहीं चली गई फाइल? कोई बात उठी? किसी ने बात की? कांग्रेस की बात करता हूं, ये जनता सर्वप्रिय जनता सब जानती है, इनको शून्य पे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का ए से जेड का अल्फाबेट खत्म हो जाएगा, इनके घोटाले खत्म नहीं होंगे। ये है असलियत। ये आज आपकी तरफ से जो सवाल पूछा गया कांग्रेस से, मैं उसका जवाब लूंगा। लेकिन सर, यहाँ पर जनता के बीच में जब हम जाते हैं, ऑन द ग्राउंड सर अब जाते हैं, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जनता ये सवाल पूछ रही है कि अभी फिलहाल आपकी तरफ से लगातार ये बात कही जाती है कि दिल्ली के विकास को लेकर आपकी तरफ से प्रयास किए जाते हैं, जनता का पैसा जनता के हित में आप प्रयोग करते हैं। अब ये नजर आया, जाहिर सी बात है, अब जनता की तरफ से तारीफें तो आपको मिली, लेकिन जो काम एलजी के साथ राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के टकराव के चलते नहीं हो पाए, अगर आपकी सरकार बनती है तो उसके बाद ऐसा क्या चेंजमेंट होगा कि एलजी के साथ जो टकराव है वो भी खत्म हो जाएगा और विकास के मार्ग पर दिल्ली सर पर दौड़ने लगेगी? एलजी किसका नुमाइंदा है? केंद्र सरकार का। रुकावट कौन पैदा करता है? केंद्र सरकार। इस डर से फिर तो सारे देश में एक चीज कीजिए कि क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, वहां तो बाकी तो किसी स्टेट में इलेक्शन हो ही ना, फिर तो भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हम चाहे सुप्रीम कोर्ट गए चाहे हाई कोर्ट गए, हमने दिल्ली के लोगों के लिए राहतें लेके आई। रुकावटों के बावजूद हमने स्कूलों में 22,711 नए क्लासरूम दिए, हमने 3 नई यूनिवर्सिटी दी, हमने 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस दिए, हमने 12 नए कॉलेजेस बनाए,
हमने, अगर आप बात करते हो 38 नए फ्लाईओवर बनाए, अगर आप बात करते हो इस महंगाई के जमाने में या इस इतनी रुकावटों के बावजूद हमने दिल्ली के लोगों को 25,000 रुपए महीना का फायदा दिया। केंद्र की तरह नहीं कि जेब पे डाका डाला। अभी आप देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2% बढ़ा दिया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5% बढ़ा दिया केंद्र ने। ये मध्यम वर्ग की जेब पे डाका नहीं तो क्या है। और अभी कह रहे हैं कि नया इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे जी, उसमें बताएंगे फिर क्या कुछ खेल खेलेंगे ये। तो मतलब क्या है जी कि दिल्ली में सबसे कम इन्फ्लेशन है, पूरे देश से देख लीजिए। सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है इस देश में। 2 करोड़ नौकरी देने वालों की झूठी बातें करने वालों ने बेरोजगारी कहां पहुंचा दी। कभी किसी के भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने आज तक कहा कि हम अपनी गलती मानते हैं या हमसे नहीं हो पाया? किसी ने कहा बेरोजगारी कहां है आज? पूरा कंट्रोल जीएसटी के बाद केंद्र सरकार का है। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए आप, नोटबंदी का कितना बड़ा घोटाला हुआ, इलेक्टोरल बोर्ड का कितना बड़ा घोटाला हुआ, पूरे इलेक्शन में कितनी चर्चाएं की इस टॉपिक के ऊपर, इतनी हेमंत विश्व शर्मा की चर्चाएं हुई जिसकी बुकलेट निकाली गई थी, शुभेंदु अधिकारी जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 2 इलेक्शन लड़ गई थी कि वो करप्ट है, आज उनका चहेता बना हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा क्या गंगा जल है? और नमामि गंगे का 30,000 करोड़ की कभी बात हुई? मतलब अगर बात की आप बात करते हो ना जी, चलिए ठीक है, पार्टी ने चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए समय की कमी है सर। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और जो आपने सवाल पूछे हैं यहाँ पर विक्रमजीत जी, उनका जवाब भी मैं जरूर लूंगा। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तो लगातार अब चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में वोटिंग लगातार जारी है। बात अगर यहाँ पर राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव को करें तो फाइट यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही सबसे बड़ी पार्टी इस समय राजधानी दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी है, जिसे पस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रयासरत भी है। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और साथ ही विक्रमजीत सिंह पसी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और साथ ही साथ उन्होंने तमाम अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई और तमाम सवाल भी यहाँ पर कांग्रेस से पूछे, भारतीय जनता पार्टी से पूछे। और साथ ही पैनल को जरा स्क्रीन पर दिखाइए। और सबसे पहले तनु जो हमारे साथ कांग्रेस नेता बनी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले मैडम यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर की गई कांग्रेस को लेकर, कह रहे कांग्रेस शून्य है, शून्य ही रहेगी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है मैडम। देखिए, आम आदमी पार्टी इस पूरे चुनाव में नरेटिव सेट करने में लग गई कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा तो है नहीं वोट मांगने के लिए, नरेटिव सेट करेंगे। अब आप देखिए, ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी वहां जाकर चुनाव लड़ती है जहां 2 लोगों में टक्कर होती है, बीजेपी और कांग्रेस में, वहां आम आदमी पार्टी जाती है, वोट काटने के लिए जाती है। तो ये नरेटिव सेट करने का चुनाव है, इन्होंने नरेटिव सेट करना है जनता के बीच कि ये मिले हुए हैं। अभी बार बार कह रहे हैं राहुल जी नहीं उठे, राहुल जी नहीं आए, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी जी राम मंदिर क्यों नहीं गए। तो अब ये हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो भी तैयार करेंगे, रोड मैप भी तैयार करेंगे, राहुल जी कहाँ कहाँ जाएंगे, किन किन रैलियों में शामिल होंगे, ये भी दूसरी पार्टी के लोग तय कर लेंगे। तो इनको तकलीफ इस बात से कि राहुल जी क्यों नहीं आए। देखिए, मुझे याद है कि अमेठी में भी चैलेंज किया था राहुल गांधी जी को, हमारे एक नेता ने हरा दिया स्मृति ईरानी को, आजकल नजर नहीं आती मैडम। तो मुझे लगता है कि ये जो राहुल गांधी जी पर सवाल उठाते हैं, विदेश क्यों चलेगा, यहाँ क्यों चलेगा, यहाँ रैली क्यों नहीं कर रहे, तो ये पार्टी तय करेगी कि किसको कहाँ कब कैसे जाना है। तो इस पे ये बात नहीं करें तो अच्छा है। और अगर केजरीवाल जी ने इतने ही विकास कार्य किए तो मैं पूछती हूँ, जो मोहल्ला क्लिनिक्स बने, कितनी बार केजरीवाल जी का परिवार जाता है इस मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने के लिए, कितने अस्पताल बना दिए केजरीवाल जी ने, 3 अस्पताल बनाने में सक्षम नहीं हो पाए केजरीवाल जी अपने कार्यकाल में। और बीजेपी की बात तो यह कि रमेश बिदोड़ी जी, जो ये लोग महिला सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं ना, रमेश बिदोड़ी जी का बयान मुझे आज भी याद है, प्रियंका गांधी जी ने जो बयान दिया था, तो मिल्कीपुर से डालने दिया, कई जगह तो हाथ और पैर भी तोड़ दिया गया है हमारे साथियों का, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। आपका एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, ठीक कर देंगे। देखिए, वो घाटमपुर का है और मेरे पास फोन आया, जब मैं पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट जबरन जो है बूथ के अंदर घुसकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करवा रहा था और मेरे साथ जनता भी थी। जनता ने मुझसे शिकायत करी, तब मैंने इसको उठाया। आप उसको पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। डेलीगेशन भी गया है मिलने के लिए आयोग से। जी, डेलीगेशन गया है कि ये जितनी घटना हुई है आज मिल्कीपुर के उपचुनाव में, इसका संज्ञान लिया जाए। जो प्रदर्शन की जो घटना है वो हालांकि देखने को मिली है। अब ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और एक बार स्क्रीन पे पैनल को दिखाइएगा। और साथ ही यहाँ पर तनु पोद्दार की तरफ से ये बात कही गई है, आम आदमी पार्टी से सवाल किया गया है। तो विक्रमजीत जी देखिए, सवाल यहाँ पर किया गया कि मोहल्ला क्लिनिक जो आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं उनमें केजरीवाल जी का परिवार कितनी बार जाके इलाज कराता है। कांग्रेस सीधा सवाल उठा रही है क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक को एक बड़ी उपलब्धि आपने बताया सर।
बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक बहुत बड़ी उपलब्धि है लोगों के राहत देने के लिए। देखिए 3 तरह के केसेस होते हैं शर्मा जी, एक माइल्ड केसेस होते हैं, एक मॉडरेट होते हैं और एक थोड़े सीरियस केसेस होते हैं। ठीक है। तो फुटफॉल जो बड़े हॉस्पिटल्स में ना पड़े, इसलिए हमने जो लोगों को उनके नजदीक राहत दी मोहल्ला क्लिनिक। और केजरीवाल जी अगर जरूरत पड़ी है, केजरीवाल जी भी जाते हैं, हम सभी जाके वहां पे जाके आते हैं। और दूसरी बात, हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि ये बहुत अमीर पार्टियां हैं, जद्दी पुश्ती पार्टियां हैं, देश का बहुत सा पैसा इनके बहुत से लीडरों के पास है। बंगारू लक्ष्मण जी आपको याद ही होगा, तो क्या कहना उसका। और कांग्रेस की तो मैं क्या कहूं, 1952-53 के अगर मैं अजीब घोटाले से शुरू हो गया तो 1975 के ऑयल स्कैम से चलता हुआ अगर मैं पहुंचूंगा तो पूरा टाइम ही इसी में निकल जाएगा। तो ये इनको मोहल्ला क्लिनिक की अहमियत का क्या पता, वो हम जैसे आम लोगों को पता है कि कितना फायदा आम लोगों को मिला है मोहल्ला क्लिनिक के जरिए, जहाँ टेस्ट भी होते हैं, दवाइयां भी मिलती हैं और लोगों का कम से कम 1000 से 2000 रुपये एक बार का बच जाता है। नहीं तो फिर प्राइवेट में जाएंगे तो कितना खर्चा होगा। ऐसे ही इनको ये भी नहीं पता, कहने को तो इन्होंने हिमाचल में भी कांग्रेस वालों ने बड़ी घोषणाएं की थी, दिया कुछ नहीं। और 1975 से गरीबी हटाती आ रही है कांग्रेस, वो हटाई नहीं, ये भी आप देख लीजिए। और तीसरी चीज, परिवारवाद की प्रकाष्ठा है कांग्रेस, बीजेपी भी है क्योंकि अनुराग ठाकुर भी हैं, प्रेम कुमार धूमल जी वाले, और अमित शाह जी के बेटे भी हैं। पता नहीं कौन सी कहां से रणजी खेल के आए थे जो आज हिंदुस्तान की क्रिकेट का भविष्य तय करते हैं। तो ये जो पार्टियां है ना जी, आम लोगों का तो सोच ही नहीं सकती, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है। अब मैं इनकी बात करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो चलो मैं, क्योंकि पता ही है सबको कि शून्य पे थी, शून्य पे है, शून्य पे रहेगी, और आजकल तो खुराक बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। शर्मा जी आप जरा ध्यान से देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं आता तो इनकी खुराक है कांग्रेस, बहुमत बना लेती है, सरकार इनकी बनी बनाई भी खा जाती है। और चंडीगढ़ में तो ये खुद ही पहुंच गए, मेयर बनवा लो जी अपना, हमारा डिप्टी मेयर बना दो, ये है कांग्रेस की असलियत। अच्छा, दूसरी बात, अब हम बात करते हैं जी जब संसाधनों के ऊपर। देखिए 142 परिवारों का 30 लाख करोड़ का जो है जी वेल्थ बढ़ा है। आज हमारा देश पर कैपिटा इनकम के ऊपर 141वें नंबर पे है। हाँ। हंगर, ग्लोबल हंगर में इंडेक्स में हम 105वें नंबर पे हैं। जो मोदी जी कहते थे ना, भाइयों और बहनों, रुपया तब गिरता है जब सरकार के मन में खोट हो, रुपया तो 86 रुपए क्रॉस कर गया। खत्म हो गई, ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, कुछ फैक्ट पे बात कर ले। ठीक है सर, लेकिन पे चल रहा हूं जी। अगर सर ठीक है, ठीक है, अच्छे क्यों नहीं लग रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सर फ्लाईओवर कहां पे है आप बता रहे हैं? 38 फ्लाईओवर बनाए, बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सरकार। चुनाव है, बता दीजिए ये एयरपोर्ट का टर्मिनल कैसे गिर गया था? 32 फ्लाईओवर बताइए भाई साहब, कहां बनाए हैं? 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। 250 करोड़ में 1 किलोमीटर 32 फ्लाईओवर कहां बनाए हैं दिल्ली में, नाम बताइए। बिल्कुल, एक एक डिटेल दे दूंगा जी। हाँ, एक एक डिटेल है मेरे पास, मत सोचिए, हॉस्पिटल की भी दे दूं आपको तो। हाँ बताइए। जिसने दिल्ली को लूटने के साथ साथ दिल्ली के चरित्र को भी एक तरह से दूषित करने का काम किया है। सौरभ भारद्वाज के चेहरे पे निराशा और हताशा साफ दिखाई देती है। पिछले 2 चुनावों में ऐसा नहीं था। आपकी गुंडागर्दी पकड़ी जा रही है, आपके शराब पकड़ी जा रही है, आपके पैसे पकड़े जा रहे हैं, आपके जाली वोट पकड़े जा रहे हैं, तो आपकी ये छटपटाहट स्वाभाविक है। दिल्ली अपना मन बना चुकी है। दिल्ली डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाएगी। हाँ, वो धर्म युद्ध देखा रात को हमने, जब इनका सहयोगी 5 लाख रुपए घूम रहा था। दिल्ली सरकार के कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए जो इस तरह के गैर कानूनी कार्यों में दिखे हैं, तो अगर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना, शराब और पैसे बांटना धर्मयुद्ध है, तो ऐसा धर्मयुद्ध आतिशी आपको मुबारक हो। तो वीरेंद्र सचदेवा जी को आप सुन रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करते नजर आए अपने एंड से। अभी फिलहाल राजधानी दिल्ली में जनता वोटिंग लगातार कर रही है और वोट प्रतिशत भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब चर्चा पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही राकेश सिंह हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। और भी हमारे खास मेहमान जो हैं हमारे साथ मौजूद है, रीना गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। और फिलहाल बात अगर करें, विक्रमजीत सिंह पस्सी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, तनु पोदार नेता कांग्रेस हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है। और साथ ही चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। तो विक्रमजीत सिंह जी लगातार फैक्ट्स पर बात करते हुए कह रहे थे कि फैक्ट्स पर बात करें, और सवाल उनसे पूछा गया, हमारे पैनलिस्ट ने सवाल पूछा था कि जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखिए। विक्रमजीत जी, आप कुछ कह रहे थे?
जी बिल्कुल, मैं वो 38 फ्लाईओवर की जो 30 कंप्लीट हो चुके हैं, 9 कंप्लीट होने वाले हैं, पूरी डिटेल लेके आया हूं, मेरे पास पूरी डिटेल है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक एक करके सुनाना भी शुरू कर दूं। जी बताइए। बिल्कुल, एलिवेटेड रोड ओवर बारापुला नाला स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम टू औरबिंदो मार्ग, ये 23 फरवरी 2013 को शुरू हुआ था, 28 जुलाई 2018 को कंप्लीट हो चुका है। आगे सुनिए जी, डाउन रैंप एट सराई कले खान फॉर ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम INA एंड गोइंग टू आश्रम एंड नोएडा, 23 फरवरी 2013 को शुरू हुआ था, 31 मार्च 2016 को कंप्लीट हो चुका है। अब सुनिए, अप रैंप फॉर ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम आश्रम नोएडा साइड एंड गोइंग टू INA, 23 फरवरी 13 को शुरू हुआ था, 2 मार्च 17 को कंप्लीट हो चुका है। ये पूरी डिटेल है, और हमारे पास वो भी डिटेल है कि हमने जो पैसे बचाए हैं। तो मैं आपको कहो तो मैं व्हाट्सएप कर दूं या सर, क्योंकि देखिए आप अगर इस तरीके से आंकड़ा बताने लगे तो जाहिर सी बात है, देखिए समय ज्यादा लगेगा, समय की कमी है। लेकिन इसके बाद सवाल सर ये उठता है कि आपके पास सारा आंकड़ा है कि आपने फ्लाईओवर्स का निर्माण किया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एक सड़कों का मुद्दा राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा, बिल्कुल मैं इसके साथ आपके साथ सहमत हूं। देखिए दिल्ली के अंदर ना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन ये है कि सड़कें 3 जो हैं पावर हाउसेस के या कह सकते हैं स्टेट्स के पास हैं, दिल्ली स्टेट, MCD और केंद्र सरकार। MCD पे पिछले 15 साल, 2 साल से हम आए हैं, 1.5 साल से, पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज, और MCD की सड़कों का जो भारतीय जनता पार्टी के समय से बुरा हाल है वो आप सब देखते हो, हम भी सारे जानते हैं। जहां तक दिल्ली स्टेट की सड़कों का, तो हमने लगातार कार्य किया, 10,000 किलोमीटर का जो सड़कों का नेटवर्क बनाया। और पानी की भी बात अगर करते हो तो कांग्रेस के समय 2013 में 1,26,000 कनेक्शंस थे पानी के, जिनमें से 60,000 के करीब अनमीटर्ड कनेक्शंस थे, अनमीटर्ड। आज की डेट में आप चेक कीजिएगा 27,20,000 हैं। 4,000 किलोमीटर के अगर टोटल लेंथ का देखोगे तो हमने पानी का उसका इंतजाम भी किया। बिल्कुल मतलब हमारी सरकार ने, मैं ये कहना चाहता हूं शर्मा जी, कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर कोशिश की है, हर वसीले से कोशिश की है कि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जा सके। लेकिन दिल्ली के साथ जो सबसे बड़ा धोखा हुआ, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में होता था कि हमको जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। कितना बड़ा पीठ में छुरा मारा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के। पूर्ण राज्य का दर्जा तो क्या, जो केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 सेक्टर्स छोड़ देते हैं, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, बाकी पे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, तो रात की रात नोटिफिकेशन लेके आए। तो ये चीजें जो दिल्ली के लोग सब समझते हैं, क्योंकि दिल्ली में ना कोई ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट के लोग हैं, यहाँ तो पूरे देश से लोग आए हुए हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर पे कोई पंजाबी रह रहा है तो फर्स्ट फ्लोर पे कोई महाराष्ट्र का रह रहा है, तो सब समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप जैसे यहाँ बढ़िया मीडिया हाउसेज में जो लोगों को गाइड करते हैं, तो दिल्ली में लोगों ने देखा है कि जो केंद्र सरकार, जिसका फर्ज है पूरे देश को एक नजर से देखना, वो जहां जहां विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, खेला करने के नाम पे, फिर डबल इंजन की सरकार बनाने के नाम पे लगातार जो रुकावटें डालती है, वो नुकसान तो लोगों का किया ना, दिल्ली के लोगों का। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ी खबर दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी हुई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। तो वहीं अब बात अगर की जाए तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बड़ा आरोप देखने को मिला। आरोप यह है कि कुछ जगह पर बोगस वोटिंग कराई जा रही है, बोगस वोटिंग हो रही है, बड़ा आरोप लगाया गया। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ मतदान जहां जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर करें तो यहां पर आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। बात यहां पर करें, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा आरोप लगाया है, कुछ जगह पर बोगस वोटिंग हो रही है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। ये बड़ा आरोप लगाया गया कि कुछ जगह पर बोगस वोटिंग हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब ये बड़ा आरोप लगाया गया कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की तरफ से, बड़ा आरोप। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान चल रहा है, 70 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो आज के दिन भी इसी तरीके से जारी है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। उसमें बात भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की क्यों ना हो। अब ऐसे में बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित जो हैं वो ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि बोगस वोटिंग हो रही है। एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं।
अब हमारे साथ बात अगर करें तो यहाँ पर राकेश सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद है। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पोलराइजेशन का फायदा मिलेगा राजधानी दिल्ली में अगर होता है पोलराइज? क्या भारतीय जनता पार्टी सफल रही है वोटों को पोलराइज करने में अब की बार? देखिए, बात सबसे बड़ी बात है कि नेचुरली अगर आम आदमी पार्टी फेल हो रही है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। ठीक, कांग्रेस को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस को कंसीडर नहीं किया जा रहा, क्योंकि कांग्रेस अभी 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी के साथ थी और 6 महीने बाद ही आप उसकी बुराइयां गिनाने लगे। भाई क्या सोच के आप 6 महीने पहले थे उनके साथ? तो आपने तो लोकसभा चुनाव था ना, लोकसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ा ना आपने भाई, लोकसभा चुनाव में साथ थे, लेकिन ये विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इनकी प्रवक्ता साहब के बात पे आ जाता हूँ। ये कह रहे कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया, उन्होंने किया। भाई भ्रष्टाचार उन्होंने किया, जेल चले गए आपके नेता, बड़ी अजीब सी बात है। जेल में रहे आप, जेल में ढेर सारे नेता आपने भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो, और जेल भेजा जा रहा है आपको, तो ये तो बड़ी विकट स्थिति है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर, शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हो चुका है। एक रिस्पेक्टिव परसेंटेज निकलकर सामने आ चुका है। सेंट्रल दिल्ली में 5 बजे तक 55.24% मतदान हुआ है। उसके बाद बात अगर करें दिल्ली में शाम 5 बजे तक 58.98% वोटिंग हुई है और नई दिल्ली में 54% मतदान हो चुका है, 54.37% सटीक आंकड़ा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शाम 5 बजे तक अगर बात करें तो 63.83% वोटिंग रिस्पेक्टिव आंकड़ा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में शाम 5 बजे तक 58.05% मतदान हो चुका है। तो वहीं दिल्ली में शाम 5 बजे तक ओवरऑल अगर वोटिंग टर्नआउट की बात करें 57.70% वोट कास्ट हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लगातार वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। शाम 6 बजे के बाद अब देखने की बात होगी कि वोट परसेंटेज जब फाइनलाइज होकर सामने आएगा तो वो कितना होता है। अब ये जो वोट परसेंटेज है शाम 5 बजे तक का है, जाहिर सी बात है एक उछाल, एक जंप इसमें जरूर देखने को मिलेगा और ये अच्छी बात है कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। अब दिल्ली की जनता वोटिंग लगातार करती जा रही है। बात अगर करें दिल्ली में शाम 5 बजे तक ओवरऑल 57.70% मतदान हो चुका है और कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि 65 से 70% जो वोटिंग है राजधानी दिल्ली में शाम 6 से 7 बजे तक हो सकती है, क्योंकि 6 बजे के बाद जितने मतदान केंद्र हैं उनके जो गेट्स हैं वो क्लोज कर दी जाएंगे। इसका मतलब ये है कि शाम 6 बजे तक अगर आप वोटिंग की लाइन में लगे, मतदान करने के लिए लाइनों में लगे, तो आपका वोट पोल होकर रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको मतदान करने के लिए लाइन में जरूर लगना होगा। अगर आप शाम 6 बजे तक लाइन में नहीं लगते हैं तो आप वोट नहीं कर पाए। तो दिल्ली में शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हो चुका है। एक बार फिर से चर्चा की तरफ वापस लौटते हैं। पूरे पैनल को स्क्रीन पर लाइएगा और साथ ही साथ हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं राकेश सिंह, वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। बताइए। वही मैं कह रहा हूं कि भाई भ्रष्टाचार दूसरों के किनारे, जेल आप खुद जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बड़ा ही दिक्कत है कि क्या चक्कर क्या है कि जेल आपको भेजा जा रहा है। और देखिए मेरे हिसाब से ये जो पूरी कवायद है ना, ये केवल नियत सत्ता पाने की है, नियत विकास की नहीं है। लेकिन सर कंडीशन पर बेल भी तो मिली ना, बेल तो मिलेगी ना, बेल पे तो सब, बेल तो हमारा अधिकार है। आर्टिकल 21 में बेल तो अधिकार है, जब तक चीजें सब जुडिस है तो बेल तो मिलेगी। आप ग्राउंड जब प्रेफरेबल होंगे उसके आधार पर ही तो बेल मिलेगी। बेल मिलेगी भाई। एलिगेशंस आप पे पहले एफआईआर ही क्यों हुआ, मेरे पे क्यों नहीं हो गया? आप करा, आपकी सरकार आपने करा, आप करा देते सब पे, मोदी जी पे करा दीजिए एफआईआर, होगी क्या? एफआईआर करने के लिए भी तो सब्सटेंस चाहिए। तो पहले आप जेल गए, और जेल सरकार नहीं भेजती है साहब, जेल जुडिशरी भेजती है। जुडिशरी जो है वो अलग है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, अब जवाब देना चाह रहे तो जवाब दे जी। विक्रमजीत जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ आदरणीय प्रवक्ता का। प्रवक्ता नहीं हूं मैं, जानते हुए भी बड़े बोले हैं मेरे बरखुरदार। सुनिए कि षड्यंत्र रचा गया, 10-10 बार गवाहों के नाम लिए, कुछ बयान लिए गए, जब तक केजरीवाल जी का नाम ना लिया, किसी के कान का पर्दा फाड़ दिया, किसी के बेटे को अंदर कर दिया, और अभी कहते हैं सब्सटेंस था। 2 साल में परमिशन ना दी गई। जब इलेक्शन का ऐलान हो गया, फिर होम डिपार्टमेंट कहता है परमिशन दे देते हैं केस चलाने की, और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट कहती है पिंजरे का तोता। ईडी बना दी इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप एजेंसी।
और अभी भी कहते हैं कि जेल। अरे भाई, इसी को तो सत्ता का दुरुपयोग कहते हैं जो बीजेपी करती है। अब एक चीज बताइए, छगन भुजबल के की तो फाइल थी ना, तो उसमें वो कोर्ट में जाके क्या कहती है सीबीआई, फाइल गुम हो गई जी। क्या उस एक्शन हुआ उसके ऊपर बीजेपी की तरफ? बता दीजिएगा जरा। आप तौहीन कर रहे हैं उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का तौहीन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप उसके ठीक है। उच्च रीना न्यायालय गुप्ता का जी, यहाँ पर बैठ के सम्मान। देखिए मैं रीना जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ। रीना जी आपके पास आऊंगा मैं, रीना जी आऊंगा मैं आपके पास, रीना जी मैं आपके पास आऊंगा, रीना जी आपके पास आऊंगा मैं। एक बार प्रतिक्रिया पूरी होने दीजिए, उसके बाद में सभी की तरफ लौटूंगा। जी विक्रम जी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल। तो जब ईडी और सीबीआई का सबको पता है दुरुपयोग होता है, सुप्रीम कोर्ट तक मानती है पिंजरे का तोता, और सबको पता है कांग्रेस के ही जब नेताजी के खिलाफ, सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ यही कुछ हुआ, तब ये भी कहते थे कि जी दुरुपयोग हो रहा है। और जब बीजेपी पहले कहती थी दुरुपयोग हो रहा है, एक चीज सामने आनी चाहिए ना। देखिए शर्मा जी, एक कह देते हैं कि जी एक एक्साइज घोटाला है जी, भाई एक मिनिस्टर होगा, इन्होंने तो एक लाइन बना ली कि जो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का एक अच्छा लीडर है, इसको फेंक दो जेल में, इसको फंसा दो। आज विधानसभा चुनाव चल रहा है, सबसे पहली बात ये कि हम मुद्दों पर रहते हैं। ठीक है विक्रम जी, ठीक है, चलिए ठीक है। राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए सबसे बड़ी बात आज ये कि आज विधानसभा चुनाव है, राजधानी दिल्ली में अब जनता के मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी की कुछ उपलब्धियां रही, अब ऐसे में कुछ नाकामियां भी रही, जनता सब नोटिस कर रही है। अब ऐसे में तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, राजनीति का पूरा विश्लेषण करके आते हैं, चैनल पर बैठते हैं और साथ ही अपना वक्तव्य रखते हैं, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। अब ऐसे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही राजधानी दिल्ली की जनता के मुद्दों के साथ करेंगे वापसी, लेकिन उससे पहले वक्त बहुत छोटा सा ब्रेक का। तो अब ऐसे में राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। अब ऐसे में एक बार फिर से चर्चा का जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाते हैं। सचिन शर्मा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सचिन जी, देखिए जहाँ तक पोलराइजेशन की बात है तो 1-2% पोलराइजेशन हो सकता है, और ये हम समझ भी सकते हैं, क्योंकि एक 1-to-1 जब लोग कनेक्ट करते हैं तो इन्फ्लुएंस आता है। हाँ। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल ये है कि आज का जो वोटर है वो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बट मैं ये बोलूँगा कि वो इन्फॉर्म्ड है, उसके पास डेटा है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास चैनल्स हैं, उसके पास इंस्टाग्राम है जहाँ पे उसके पास हर चीज़ की एक्सेस है। मेरा एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ये है कि हम जब राजनीति करते हैं तो हम एक दूसरे की लाइन काटने की कोशिश करते हैं। मेरा आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मेरा एक निवेदन ये है कि आप हमें ये बताएं कि आप अपनी लाइन बड़ी कैसी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी सरकार बनती है तो गवर्नर साहब भी वही रहेंगे, केंद्र में सरकार भी वो रहेगी, आपका काउंटर प्लान क्या है जो आप 5 साल के, जो आपने 15 पॉइंट्स दिए हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपका काउंटर स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि गवर्नर साहब आपके साथ मिलकर उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करें। ठीक, विक्रम जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे माननीय राजनीतिक विशेषज्ञ ने किया। बिल्कुल, इसके ऊपर आप बेफिक्र रहिए। पहले भी जैसे रुकावटें जरूर डाली गई, लेकिन हमने लोगों को राहतें दिलाई हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो क्वेश्चन इसके इन्होंने कहा, केजरीवाल जी के ऊपर जो क्वेश्चन उठते हैं, आप इसके साथ ही जोड़ना चाह रहे हो? मैं इनसे एक बार पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैं फिर दोनों का इकट्ठा जवाब दे दूँ। नहीं, मेरा तो प्राइमरी क्वेश्चन आपसे ये है कि गवर्नर साहब वहीं रहेंगे, केंद्र में सरकार वो रहेगी। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी राहतें दी हैं, हम अब भी देंगे। देखिए, वो पहले भी किया, अभी भी किया, वो नहीं चलेगा। अभी हम आपसे सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आपके पास क्या कोई ब्लूप्रिंट रेडी है जो आप ये बोले कि ये हमारे पास 15 एजेंडा हैं, इन 15 में से 10 एजेंडास के साथ हम गवर्नर साहब के साथ काम करेंगे और उनको फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि जो परेशानी आपको 10 साल से आ रही है वो आगे 5 साल में भी आएंगी, और आप फिर 5 साल बाद आके दोबारा बोलेंगे कि हमारे को सरकार ने काम नहीं करने दिया, हमें फंड एलोकेशन नहीं हुआ, हमारे अप्रूवल्स नहीं हुए। तो इन चीज़ से फिर आप क्या हमसे दोबारा 5 साल बाद आके ये बोलेंगे कि भाई हमें माफ़ कर दीजिए, हम नहीं कर पाए, आप हमें इस बार वोट दीजिए, हम अगले 5 साल में करेंगे। देखिए, हमने तो ये कभी भी नहीं कहा कि हम काम नहीं कर पाए, हमने तो ये कहा इन्होंने रुकावटें डालने की कोशिश बहुत की। अभी केजरीवाल जी ने बोला, अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक्सेप्टेंस की इस बात की कि हम नहीं कर पाए ये चीज़ें। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी, उन्होंने जो कहा था कोविड का समय आ गया था, और एक जो षड्यंत्र के तहत एक जो षड्यंत्र के तहत केस डाल दिया, उसमें अब जमानत पे आ गए, तो अब तो ये तो है नहीं कि उसमें दोबारा जमानत के लिए अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना जी। और दूसरी बात,
हम पहले भी ये बात क्लियर करते रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के मुताबिक ही देश चलेगा। किसी के सितम के डर से जीना तो ना छोड़ेंगे सर। आप ये तो कोई पॉसिबल नहीं है ना कि कोई सितम करेगा तो हम जीना छोड़ देंगे। और दूसरी बात कि जो एलजी साहब है, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है वो केस चल रहा है, हमने केस डाला हुआ है, जो इन्होंने नोटिफिकेशन लेके आए थे रातों रात। तो हमें पूरी विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के हक में ही फैसला देती है और इस बार भी आएगा। दूसरी चीज, एक चीज और मैं साथ में ही दे देता हूं क्योंकि बाद में आएगा, कि जब केजरीवाल जी को जमानत मिली थी हम तब भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था एक बार मैं जनता की अदालत में चुन के आ जाऊं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस की भी बात है वो भी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसके ऊपर भी। और तीसरी अहम बात कि ये देश तो चलेगा लोकतंत्र के मुताबिक ही। अभी संविधान हमारे देश में है और संविधान के मुताबिक ही चलेगा। केंद्र कितनी भी रुकावट डालने की कोशिश करेगा वो कामयाब नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, एक मेरा प्रश्न यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक रीना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। रीना गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी अब लगातार आम आदमी पार्टी को काउंटर कर रही है हर मुद्दे पर। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, हालांकि एक कड़ी टक्कर आप देखते हैं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और क्या ये टक्कर इतनी ज्यादा कड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी ओवरकम कर सकती है आम आदमी पार्टी को? क्या नहीं, देखिए जो टक्कर है वो तो है ही, क्योंकि आज का जो मुद्दा है, जो ये अभी आप पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं जो वो बोल रहे थे कि हमने ये करा, उससे ये सब नहीं। लेकिन अभी 2 दिन पहले का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है केजरीवाल जी का, जिन्होंने ये कहा कि 2020 के इलेक्शन में उन्होंने बोला था कि अगर मैं यमुना साफ ना कर पाऊँ तो मुझे 2025 में वोट ना देना। उसी के मुद्दे को लेते हुए आपने अभी 10 दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री पे चार्ज लगाया कि इन्होंने जहर मिला के उसको यहाँ भेज दिया, और हमारे पास इतने बढ़िया इंजीनियर हैं कि उन्होंने कहीं रोक लिया। कोई ये ऐसा कोई फ्लो है पानी का जो कि कहीं रोका जा सकता है? उन्होंने पी के दिखाया तो केजरीवाल जी ने कहा कि इन्होंने काट के दिया। उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी जो इनको दे रही है, बहुत कड़ी टक्कर दे रही है इस समय, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज जो हैं उसको लोग लेके आ रहे हैं। इन्होंने अभी जो मुद्दे, चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया क्योंकि समय की बेहद कमी है सर। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, वाटर कमिश्नर ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कोई पॉइजनिंग नहीं हुई है, उसमें कोई अमोनिया मिक्स नहीं हुआ है। ओके ओके ठीक है, विक्रम जी। देखिए उसमें आप जो हमारे जल बोर्ड के जिसके लेटर था जिसमें उन्होंने कहा था केजरीवाल जी की बात गलत कह रहे हैं, उसके ही पैरा नंबर 4 की दूसरी लाइन देखिएगा, उसमें उन्होंने कहा था अमोनिया का लेवल है जो 6.5 है और जो होना चाहिए वो 1 ppm होना चाहिए, उसमें खुद उन्होंने माना था। दूसरा मैं ये दिखा रहा हूं, जरा देखिए, 4 चम्मच मुंह में डाला था, 3 चम्मच तो हाथ से ही गिरा दिया, जो 1 चम्मच मुंह में था वो भी स्पिट कर दिया, रख नहीं पाए 2 सेकंड भी अपने मुंह में नायब सिंह सैनी जी। ध्यान से देखिए जरा। तो आपके पास ऐसे कौन से इंजीनियर है या ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें आपने जहर रोक लिया? आपने जो हरियाणा से अगर जहर मिल के आ रहा था, ऐसी कौन सी टेक्निक? चलिए ठीक है, अब ये तमाम मुद्दे हैं, बात यमुना की सफाई की हो, सड़कों को लेकर बात अगर करी जाए, या फिर पीने के पानी की सफाई व्यवस्था की, ये तमाम मुद्दे हैं राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके बेस पर जनता आज बटन दबा रही है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए।